जय नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो ये आज हिंदी सेक्शन का 5वां वीडियो है। आप प्रीवियस ईयर लगाते रहिए और इससे कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको इन 40 में से कितने सवाल आ रहे थे अभी तक। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ये जो है 13/11/2021 का सेकेंड शिफ्ट में जो आया था, एक दिन में 3 पेपर हो रहे थे, जो सेकेंड में आया था वो है। तो आज का पहला सवाल है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है बी। आपको मैंने हर वीडियो में भाषा से संबंधित पूरी बोलियां या भाषा बताई है। भाषाओं को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है पश्चिमी हिंदी, जिसको सौरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। इसमें आती है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और कोरवी, जिसको खड़ी बोली को ही कोरवी कहते हैं। उसके बाद बांगरू, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं। दूसरी है पूर्वी हिंदी, जिसे अर्ध मागधी बोलते हैं। इसको मैंने बताया था आपको, ABC करके याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी है बिहारी हिंदी, जिसको मागधी अपभ्रंश भी बोलते हैं। इसको आप MMB करके याद कर सकते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। चौथी है पहाड़ी हिंदी, जिसको खस भी बोलते हैं। इसमें आती है कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये ज्यादातर अपने उत्तराखंड से संबंधित है। और लास्ट है राजस्थानी हिंदी, जिसको सौरसेनी अपभ्रंश इसको ही बोलते हैं। इसमें आती जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और निमाड़ी। और अपना भाषा का विकास किस तरीके से होता है? पहले बोली, किसी छोटे क्षेत्र में बोली, उससे थोड़े से बड़े क्षेत्र में उपभाषा, फिर वो जब बड़े क्षेत्र में जाती है तो वो भाषा का रूप ले लेती है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात, मतलब परंपरा से जो बात चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज भी बोलते थे, हम भी बोल रहे हैं वही है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुश्रुति, माने जो परंपरा से चली आ रही। लोक की उक्ति को लोकोक्ति, उपकार करने वाला उपकारी, वह पत्र जिसमें किसी बात की प्रतिज्ञा की गई है, प्रतिश्रुति बोलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध अध्यता, ये हमेशा याद रखना, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, तो 4 पेज रोज पढ़ते रहिए। इसमें कौन सा अध्यता? अध्यात, अध्येता, अध्येता, ये सब गलत है। अध्येता इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आपको मैंने पहले ही बताया कि जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों आके हिंदी भाषा में अपना काम कर रहे हैं वो तत्सम है और इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो इनमें से आंख, आंत, अंजलि नहीं है। अंक जो है तत्सम शब्द है। और साथ ही साथ देखिए, आंख माने अर्घ देना, सूर्य को नहीं बोलते हैं अर्घ दे रहे हैं, मतलब जब हम लोग पानी देते हैं सूर्य भगवान को तो उसको अर्घ बोलते हैं। आंत का आंत, अंजलि को अंजलि, ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। शुद्ध शुद्ध में जरूर आता है ये। अगले दोस्तों, ये 3 सवाल हैं, आप इसको पढ़िएगा, पढ़ के आंसर दीजिएगा, जरूर आंसर दीजिएगा। इसको बहुत छोटा सा है ये गद्य, पढ़ के इसको आंसर दे दीजिएगा। अगला सवाल है, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये अतिशयोक्ति, मतलब देखिए, बांधा था विदु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख, मतलब कि कितना आपको पढ़ने से नहीं लग रहा है कि भरा हुआ हीरो से, ऐसा हो सकता है ऐसा। तो चूंकि हम अपनी भाषा में उसको सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ये आभूषण होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको संयुक्त करके बोला जाता है, कई चीजें होती हैं। अगला सवाल है अपना, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपदा, आपको पता है ये मुसीबत, विपदा, ये सब इसके होते हैं, इसमें तो नहीं होगा। सरिता, निम्नगा, अपगा, आपगा। आपगा माने आपगा, मतलब जिसके पैर ना हो। तो नदी जो बहती है, नदी के पैर तो होते नहीं है, तो आपदा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, निम्नगा, आपगा, जबकि आपदा के हैं आफत, विपत्ति, विपदा, ये है। अगला सवाल, इनमें से समष्टि का विलोम, तो आप बस पढ़ते रहिए, समष्टि, वेष्टि, समष्टि, वेष्टि, समष्टि, ऐसे पढ़िए, याद हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम होता है साधारण, विशिष्ट व्यक्ति नहीं, वो बोले विशिष्ट व्यक्तियों की कतार है, आगे लाइन में बैठेंगे। अशिष्ट माने जो शिष्ट ना हो, माने जो शिक्षित ना हो। अशिष्ट का शिक्षित से कोई खैर वो नहीं है। अशिष्ट माने अभद्र भी बोल सकते हो, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान ना हो वो। और ये शिष्ट। अस्थि का नास्ति, अस्थि माने जो अस्त हो जाए, सूर्य उदय हुआ अस्त हुआ, ना अस्थि, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे। ना अस्त मतलब जिसका अस्त ना हो। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? प्रथम सूफी कवि कौन से हैं?
मुल्ला दाऊद। ये थोड़े बहुत सवाल आते हैं, इनको पढ़ते रहिएगा आप। इनको और क्या बोलते हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद थे। इन्हें मौलाना दाऊद भी कहा जाता था। इनके द्वारा रचित चंदायन अथवा चांदायन सूफी प्रेम काव्य परंपरा की पहली काव्य कृति मानी जाती है। इस रचना का दूसरा नाम लोर कहा भी है। इसकी रचना उन्होंने 1379 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, आनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है? मतलब आनुनासिक का मतलब वो ये होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण ये यहाँ से आनुनासिक मुख और नाक दोनों से होना चाहिए, वो अब नाक से होगा तो केवल नासिक हो जाएगा। ये इसका आंसर, ये गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी? एक याद रखना, एक पहले और आई थी सांप्रदायिकता वाली, जो फर्स्ट वाले उसमें थी, आप याद करिएगा। इसमें तमस है, किसकी है? भीष्मचंद्र सायनी की। भीष्म सायनी की ये पुस्तक है, जो इसे 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैंने पहले ही बताया कि ये 60-70 जो किताबें हैं इनको आप देख लीजिएगा, इन्हीं से पूछी जाती हैं बार बार। अगली है, अगला अपना अलंकार है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें कौन सा रूपक? इसमें देखिए रूपक, अब अंबर पनघट, अंबर माने क्या होता है? कपड़ा भी होता है। और बीती विभावरी जागरी, रूपक माने किसी को रूप दे दिया गया है। आगे इनकी क्लासेस होंगी, बाकी आप देखते रहिए इसको शॉर्टकट में। अभी इसका देखिए डेफिनेशन कितना अच्छा लिखा है। यहाँ ऊषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोहण सीधे बता दिया गया है। रूपक में यही होता है, एक को दूसरा बता दिया गया है, कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं। उपमा में होती है तुलना, इसमें कुछ नहीं, सीधे बता दिया गया है कि राम श्याम है, मतलब राम श्याम है। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस के। प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, हंस पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने इस पत्रिका का संपादन सन 1930 में बनारस से किया था। याद रखना, पूछा जाता है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो समन्वय पत्रिका का संपादन किया था। अगला सवाल है, खेत रहना मतलब युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना, खेत रहना। याद रखना, मुहावरे बहुत आते हैं और बहुत सिंपल है, पढ़ते रहिए आप, आ जाएंगे। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश 1953 में, आपको पता ही होगा, बहुत इतिहास है इसका। 1953 श्री शामुलु पोट्टी जो थे, उनकी 53 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब निधन हो गया, तब 1 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था। अगस्त या सितंबर में, मुझे तारीख नहीं याद है। 1 अक्टूबर को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश का। अगला है चंदायन, बहुत फेमस है। चनैनी लोक कथा किस आधारित पर? चंदायन की किसकी है ये तो बताइए जरा। चंदायन है किसकी? मुल्ला दाऊद की है। चंदायन पूछी जाती है, ये किस पे आधारित है? चनैनी पर आधारित है, लोक कथा है जो। अगला, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु का तो पता है, अरि। अरि शत्रु का पर्याय। इनमें से अन्य पर्यायवाची है, जिप, बैरी, दुश्मन, प्रतिरक्ष। अरे आप याद रखिए, शंकर अपने कृष्ण भगवान के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है कई बार, देखिएगा। नाक का बाल होना मतलब बहुत ही अधिक प्रिय, इतना प्रिय नाक का बाल की तोड़ने में भी दर्द हो, नाक का बाल होना। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा? बादल आपको मैंने पता है, जो दा, जिसके पीछे दा लगा हो, जैसे नीरद, जलद, ये बाल। नीरज, नीरज जा माने, दा माने जिसमें दा लगा हो वो बादल का होता है। जा जिसमें लगा हो समुद्र का ज्यादातर होता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द ऊष्म है? मतलब ऐसा शब्द जिसको बोलने से आपके मुंह से ऊष्मा, मतलब गर्मी से महसूस हो, ऊष्म शब्द होते हैं। जैसे हा, सा हा, जो ऊष्म व्यंजन इनको चारों को बोलते हैं। सा हा, इनको आप बोलोगे तो देखना हवा आएगी तो गर्मी से महसूस होती है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो हमेशा प्राण, प्राण कभी ऐसे बोला जाता है, प्राण उड़ गया, प्राण उड़ गए, प्राण पखेड़ू उड़ गए, आपके प्राण चले जाएंगे अगर आप सही नहीं रहे तो याद रखिएगा, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जिनमें इनमें सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न होता है, कृतघ्न, कृतघ्न। कृतघ्न और कृतघ्न नहीं होता, कृतघ्न होता है, याद रखना गया।
कृतज्ञ माने जो दूसरे के उपकार को न मानता हो, इसका विलोम होता है कृतज्ञ, जो दूसरे के उपकार को मानता है। अगला सवाल, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो जो सेकेंड वाली अपनी लाइन है, कौन सी, वो सेकेंड वाली लाइन अपनी कौन सी है? चा छा जा झा जा, इस सबका उच्चारण तालु से होता है। अब कंठ वाली कचत तब गजस तब, ऐसे याद कर लो। और इसका एक और होता है, मुझे याद नहीं है ना, मैं बताऊंगा आपको बाद में। कंठ का होता है जैसे का खा पहली लाइन, मूर्धन्य का होता है तीसरी लाइन, दंतोष्ठ मतलब जो दांत और होष्ठ दोनों से बोले जाए वो दंतोष्ठ हो जाए, वाह और था। अगला सवाल है, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो अभी अभी आपने देखा ना, किससे होता है? तालु से होता है, भाई पूरा आ गया है। तालव्य चा छा मतलब सेकेंड लाइन जो है अपनी का के बाद खा आता है वो तालव्य होता है। होस्ट होता है पा फा, जो दोनों दंत जो दांत से ता था दादा, बोलने से आप उच्चारण करने से समझ में आएगा, बाकी देखिएगा। इनमें से कौन सा तत्सम है? मैंने आपको फिर तत्सम जिसका प्रयोग पवन, हम लोग हवा का प्रयोग करते हैं, हवा चल रही है, लेकिन पवन का प्रयोग नहीं करते हैं, पवन तत्सम है। रीत काल को श्रृंगाल काल इनमें से किसने कहा है? जो रीत काल जो था उसमें श्रृंगाल काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था? तो मलयालम भाषा में 1965 में जी शंकर क्रूप द्वारा लिखी गई पुस्तक पर या गद्य पर दिया गया था। अगला सवाल है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की है? तो भारतीय, भारत और यूरोपीय, क्योंकि यूरोपियों का अपने ऊपर प्रभाव रहा है, तो भारतीय भाषा परिवार की ये भाषा है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? महिला आंचल। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास। आंचलिक माने क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का, आंचल किसी क्षेत्र का जो होता है। इनमें से भूगोल का विलोम क्या? तो भूगोल का आप पहले भी देख चुके खगोल। अब देखो रिपीट होने लगे सवाल, मैंने पहले भी बताया था, आप जब ये कर लेंगे सवाल 2160 तो आपको देखना इन्हीं में से 50% मिल जाएंगे। इतिहास का भविष्य, पाताल का आकाश, समाज का व्यक्ति। समाज कई लोगों का बनता है जबकि व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, ये हो गया इसका विलोम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, आपको पहले भी बताया। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सबको एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। पढ़िएगा, संचारी भाव 33 होते हैं। एक लाइन में आंसर आता है इसका। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। इसका बाद में हुआ हो, अनुज। नहीं, नाम रखते हैं अनुज, अग्रज। अग्रज तो नाम नहीं रखते हैं हम लोग, अनुज जरूर रखते हैं, तो अनुज और अग्रज। अगला सवाल है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? ओज होता है। माधुर्य तो हुई, माधुर्य होगा तो फिर वीर कहाँ बचा, या प्रसाद होगा तो वीर कहाँ बचा, तो क्या होता है? ओज होता है उसमें, ओज गुण की प्रधान। आर्द्रक का तद्भव क्या है? अदरक। ये शब्द आते रहते हैं, याद रखिएगा, इनको देखते रहिएगा। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? किसी भी लाइन का 5वां अक्षर कौन सा है? गा। दिए गए विकल्पों में मां वर्ण पा वर्ग का पंचमाक्षर है, वही तो ये गा नहीं होगा, आंसर इसका गलत लिखा है मां। किसी भी लाइन का 5वां अक्षर पंचमाक्षर होगा, पा फा बा बा मां। अगला शब्द है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52। ये तो पता ही, सबको जानकारी है, आपको भी। इनमें से आसमान का पर्यायवाची तो पता है, व्योम, आसमान, नभ, गगन, ये सब होते हैं, तो कौन हुआ इसका? व्योम। तो ये रहे आपके 40 सवाल इसमें, जो सेकेंड शिफ्ट के थे 13 तारीख के। तो दोस्तों ये अपना 5वां शिफ्ट था, या इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम सोच रहे हैं जीएस का भी शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।